हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईज एडू पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अर्थात द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह जो कि आपके लिए आने वाली हर प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा एक कॉमन विषय है या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कि हर तरह की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला सवाल है, कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? तो इसका राइट आंसर होगा इटली। जी हाँ, आप लोगों ने कोलंबस का नाम सुना ही होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अमेरिका की खोज की। उनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिनका जन्म 1451 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1506 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस और फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुस्सी ने। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि इटली के निवासी थे, और उसी तरह से फ्लोरेंस के नाविक थे अमेरिगो वेस्पुस्सी। अमेरिगो वेस्पुस्सी जो कि फ्लोरेंस के नाविक थे, इनका जन्म 1454 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1512 ईस्वी में हुई थी। इनके प्रयासों से ही अमेरिका की खोज हो पाई, जिसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, अमेरिका में इंग्लैंड ने कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर होगा 13 उपनिवेश। जी हाँ दोस्तों, जब अमेरिका की खोज हुई, अमेरिका के बारे में लोगों को पता चला, नई दुनिया का पता चला, तो उस समय यूरोप की जो बहुत ही प्रमुख शक्तियाँ थी, जैसे कि स्पेन हो गया, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये सब साम्राज्यवाद की होड़ में लगे हुए थे। इसी क्रम में इंग्लैंड ने भी उत्तरी अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए, जिसके अंतर्गत न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स हो गया, रोड आइलैंड है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया था, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, इस तरह से करके उन्होंने 13 उपनिवेशों की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज तृतीय। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, इसके पीछे कई सारी वजह थी, जिसमें से एक वजह, बहुत इंपॉर्टेंट वजह जो थी, वो था जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन। क्योंकि जॉर्ज तृतीय जो थे उस समय ब्रिटिश सम्राट थे और इनके निरंकुश शासन ने ही विद्रोह को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने वो अपना शासन ही चलाना चाहते थे, व्यक्तिगत शासन चलाना ज़्यादा पसंद करते थे। उपनिवेशों के प्रति भी उन्होंने उदार नीति नहीं अपनाई। कई सारे ऐसे कानून उन्होंने लगाने का प्रयास किया, कई सारे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, जिससे उपनिवेश वालों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इसने स्वतंत्रता संग्राम की वहाँ पर नींव बो दी। हमारा अगला सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। जी हाँ दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख कारण था। यूरोप में यह युद्ध चला और यह युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ, जो कि इससे भी, सप्तवर्षीय युद्ध से भी अमेरिका को प्रेरणा मिली और आज़ाद होने की जो भावना है वो प्रबल होने लगी, और इस तरह से इसने भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध की अवधि क्या थी? मतलब कब से कब तक यह युद्ध चला था? तो इसका राइट आंसर होगा 1756 से 1763 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक लड़ा गया था। इसका मूल कारण यही था, साम्राज्यवाद की होड़। सभी अपने अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहते थे, सभी चाहते थे कि हमारा साम्राज्य दूर दूर तक फैले, और इस कारण से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड की। जी हाँ, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया और हार करके वह अमेरिका से हट गया। अमेरिका में फ्रांस भी अपने उपनिवेश स्थापित किए हुए था। इस कारण से अमेरिका में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था 7 वर्षों तक, जिसमें फ्रांस की हार हुई और उसने आखिरकार यह डिसीजन लिया कि हम यहाँ से पीछे हट जाएंगे, और इस प्रकार इंग्लैंड के उपनिवेश वहाँ पर स्थापित रह गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवासी
किस संप्रदाय के थे? तो इसका राइट आंसर होगा प्यूरिटन मत के। जी हाँ, प्यूरिटन जो कि ये ईसाइयों का ही एक विचारधारा है, ईसाइयों के ही श्रृंखला में आप कह सकते हैं कि उनके एक भाग होते हैं। तो प्यूरिटन संप्रदाय के अधिकांशतः जो उपनिवेश वाले थे वह प्यूरिटन संप्रदाय के थे। तो हालांकि अगर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को हम बांटें तो कई तरह के कारणों बांट सकते हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे जॉर्ज तृतीय का जो निरंकुश शासन था, सप्तवर्षीय युद्ध था, ये सब एक तरह के राजनीतिक कारण हो गए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के। उसी तरह से इस युद्ध के कुछ धार्मिक कारण भी थे। धार्मिक कारणों में भी एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि उपनिवेश वाले जो थे वह प्यूरिटन मत के थे और वो एंग्लिकन मत वाले जो लोग थे उनको वह घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसीलिए धार्मिक अत्याचार जो होता था इसके कारण भी क्षुब्ध होकर के लोगों ने विद्रोह को बढ़ावा दिया, यानी कि विद्रोह की भावना उनमें बढ़ गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस संप्रदाय का प्रभाव था? तो इंग्लैंड में एंग्लिकन संप्रदाय और चर्च का ज़्यादा प्रभाव था और इसी का जस्ट अपोजिट वहाँ पर प्यूरिटन मत वाले, मतलब कि प्रोटेस्टेंट वाले वो थे। प्रोटेस्टेंट मतलब प्रोटेस्ट वर्ड से बना हुआ है, दैट मीन्स विरोध करने वाले। तो वो मतलब जो चर्च की जो कुछ बुराइयाँ थी उसके प्रति वो अपना विरोध जताते थे। दोनों की विचारधाराएँ थोड़ी अलग थी, इस कारण भी विद्रोह की भावना प्रबल हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस में लेख किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा टॉमस पेन। जी हाँ, उस समय बौद्धिक कारण भी रहा कुछ हद तक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ाने में। जो वहाँ के लेखक थे, विचारक थे, उनके प्रभाव में भी इसका उपनिवेश वालों पर काफ़ी असर पड़ा। इसी कड़ी में टॉमस पेन जो थे उन्होंने कॉमन सेंस में उन्होंने लेख लिखा था और जिस लेख में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था, इस बात पर ज़्यादा फोकस किया था। और कई सारे लेखकों ने भी, इस अमेरिकी लेखक जो थे उन लोगों ने उपनिवेशों में नया जागरण, लोगों के अंदर नई चेतना लाने का प्रयास अपने लेख के माध्यम से भी किया। यानी बौद्धिक कारणों का भी काफ़ी असर पड़ा था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर भी होगा टॉमस पेन। जी हाँ, टॉमस पेन ने कॉमन सेंस में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपना लेख भी लिखा था। साथ साथ उन्होंने द राइट्स ऑफ मैन के नाम से पुस्तक भी लिखी और इसमें उन्होंने मानव अधिकारों का उल्लेख किया। यानी कि वह मानव अधिकारों की सुरक्षा के समर्थक थे टॉमस पेन, और राजतंत्र की उन्होंने कटु आलोचना भी की। इस तरह से इनके किताबों से, इनके लेख से भी लोगों में नई चेतना का विकास हुआ, जिसका अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा अगला सवाल है, किस एक्ट के तहत इंग्लैंड ने प्रावधान किया कि गैर ब्रिटिश जहाज माल लेकर अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते थे? तो इसका राइट आंसर होगा नेविगेशन एक्ट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, मतलब आर्थिक कारण भी उतने ही इंपॉर्टेंट बन गए। कई सारे तरह के उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिस कड़ी में एक था नेविगेशन एक्ट और ट्रेड एक्ट। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, क्योंकि नेविगेशन एक्ट के तहत इंग्लैंड ने यह प्रावधान कर दिया कि जो गैर ब्रिटिश जहाज हैं वो माल लेकर अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस एक्ट के कारण अमेरिकी उपनिवेश जो थे वो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकते थे, क्योंकि गैर ब्रिटिश जहाज अब वहाँ आ नहीं सकता था। उपनिवेश वालों को अपना सामान अधिक मूल्य पर भी इंग्लैंड के अलावा किसी दूसरे देश को वो नहीं बेच सकते थे। इससे अमेरिका का जो व्यापार था दरअसल वह काफ़ी बुरी तरह प्रभावित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेश में स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1765 में। जी हाँ, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उपनिवेशों में चोरबाजारी जो चल रही थी वहाँ पर उसको रोकना चाहा और इसीलिए उन्होंने स्टाम्प एक्ट को जो है पारित किया। मतलब इसका मूल कारण क्या था कि वह चोरबाजारी रोकने के लिए अमेरिका में अपनी सेना, अपनी जो अस्थाई सेना थी उसको रखने की उन्होंने योजना बनाई और सेना का खर्च पूरा करने के लिए उन्होंने स्टाम्प एक्ट पारित किया, ताकि स्टाम्प एक्ट के जरिए जो भी कलेक्शंस हो उससे सेना के खर्च का वहन किया जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट के अनुसार सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और समाचार पत्र पर कितने का डाक टिकट लगाना अनिवार्य था? जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 20 शिलिंग। जी हाँ, मैंने अभी पहले बताया था कि वहाँ पर जो स्टाम्प एक्ट लगाया गया दरअसल वह सेना का खर्च पूरा करने के लिए लगाया गया था और इसके अनुसार जो था कि जितने भी अदालती कागज़ थे, चाहे वो बंधक के दस्तावेज हों, समाचार पत्र हों, इश्तिहार हों, इन सब पर 20 शिलिंग का डाक टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि इसके माध्यम से अधिक पैसा आ सके और वहाँ जो अमेरिका में इंग्लैंड की सेना थी उनका खर्च पूरा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था?
इसका राइट आंसर होगा सैमुअल एडम्स ने। जी हाँ, सैमुअल एडम्स ने वहाँ पर नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। प्रतिरोध को देखते हुए जब ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ने लगा तो इंग्लैंड की सरकार ने स्टाम्प एक्ट को तो वापस ले लिया, लेकिन उपनिवेशों पर कर लगाने का जो अपना अधिकार था उसको उन्होंने वैध ठहराया, लीगल ठहराया कि हम यहाँ पर टैक्स लगा सकते हैं और जिस तरह से चाहे उस तरह से लगा सकते हैं, मतलब अधिकार अमेरिका पर हमारा है, इस प्रकार का था। तो ये जो थे आर्थिक कारण भी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेश में इंपोर्ट ड्यूटी एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1767 ईस्वी में। जी हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी एक्ट भी 1767 में वहाँ पर लागू किया गया और जो भी आयातित होने वाले उपभोक्ता सामान थे जैसे कि शीशा हो गया, चाय, रंग, कागज़, इन सब पर इंपोर्ट टैक्स लगा दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया। और इसका भी उपनिवेश वालों ने कड़ा विरोध किया। जैसा मैंने पहले ही बताया कि कई सारे आर्थिक प्रतिबंध जो लग रहे थे यह अमेरिका के विकास को अवरुद्ध कर रहे थे। वहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं उनके लिए बहुत ही बढ़ रही थी क्योंकि उन्हें अब अधिक टैक्स देना पड़ रहा था और वो अपना खर्च वहन करने के लिए इंग्लैंड लगातार टैक्स पे टैक्स, अलग अलग तरह के टैक्स, अलग अलग तरह के इंपोर्ट ड्यूटीज़ या फिर नेविगेशन एक्ट, तरह तरह के उन पर जो है कानून थोपे जा रहे थे जिसके ज़रिए अधिक से अधिक उनका धन अपने पास ले लिया जाए, वसूल कर लिया जाए। हमारा अगला सवाल है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थ। जी हाँ, लॉर्ड नॉर्थ की भी नीतियाँ जो थी तो बहुत ही कठोर थी। उन्होंने 1774 में 4 असहनीय कानून वहाँ पर बनाए और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या था? बोस्टन बंदरगाह को बंद करना। तो ये लॉर्ड नॉर्थ भी उसी तरह से विद्रोह को बढ़ाने में समझिए तो इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनकी नीतियां जो थी इतनी ख़राब थी कि अमेरिका वालों को ये सहन नहीं हो रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी के नाम से मशहूर घटना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1773 में, 1773 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, बोस्टन की टी पार्टी या बोस्टन चाय पार्टी ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे तात्कालिक कारण था, क्योंकि इस कानून के चाय कानून जो वहाँ लगा, चाय कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधा अमेरिका चाय भेजने का अधिकार दे दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी 1600 ईस्वी में, और यहाँ से चाय भेजने का अधिकार सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला कि डायरेक्ट अमेरिका में चाय की सप्लाई होगी। इस कानून का भी उपनिवेश वालों ने वहाँ कड़ा विरोध किया, अमेरिका के उपनिवेश ने। तो 1773 में क्या हुआ कि कंपनी की जो चाय से लदे हुए जो जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर जब पहुँचते हैं तो उपनिवेशवासी वहाँ पर नाराज़ तो थे ही, तो उन्होंने जहाज़ों के बंदरगाह में पहुंचने पर वहाँ जो बोस्टन के नागरिक थे, जो आदिवासी थे, वो आदिवासियों के वेश में यानी कि रेड इंडियन के वेश में उन्होंने चाय की पेटियां समुद्र में ही फेंक दी। इसी को कहा गया बोस्टन टी पार्टी या फिर बोस्टन की चाय पार्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन बंदरगाह को कब बंद कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1773 में। जी हाँ दोस्तों, 1773 में जब ये बोस्टन टी पार्टी हुई तो इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने बोस्टन बंदरगाह को ही बंद कर दिया, जो कि जो ये कानून जो बनाया गया था वो लॉर्ड नॉर्थ जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने इस कानून में क्यूबेक एक्ट के तहत भी उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे और बोस्टन बंदरगाह को भी बंद करना, ये सब जो है उपनिवेश वालों को बहुत ही बुरा लगा और इसने जो है एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया या फिर उसका शुरुआत कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 5 सितंबर 1774। जी हाँ, फिलाडेल्फिया का पहला सम्मेलन अमेरिकी उपनिवेशों के जो प्रतिनिधियों की बैठक हुई वह 5 सितंबर 1774 को हुई, क्योंकि वहाँ पर जो ये मांग चल रही थी कि हमें आज़ाद होना है और इसके लिए प्रतिनिधियों जो वहाँ पर जो 13 उपनिवेश थे उनके प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया का पहला सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को किया, जिसके अंतर्गत उन लोगों ने सरकार से यह मांग की कि उपनिवेशों पर लगाए गए जितने भी व्यापारिक प्रतिबंध हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और उपनिवेश वासियों की सहमति के बिना उन पर कोई भी कर नहीं लगाया जाए। हालांकि सरकार ने यह मांग ठुकरा दी और इसी के कारण अमेरिका का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई 1776 को। जी हाँ, फिलाडेल्फिया में ही
उपनिवेश वालों का दूसरा सम्मेलन हुआ जो कि 4 जुलाई 1776 को हुआ और इस बैठक में ही स्वतंत्रता की घोषणा जो हुई थी उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस घोषणा को तैयार करने में उस समय वर्जीनिया के टॉमस जेफरसन थे, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें इस घोषणा पत्र में 13 उपनिवेशों ने संयुक्त रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब और कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में। जी हां, जब 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की जो बैठक हुई, यानी कि पहला सम्मेलन हुआ, तो उसमें मैंने पहले ही बताया कि वहां सरकार से मांग की गई कि उपनिवेशों पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया। इसीलिए यहाँ पर लोगों ने, उपनिवेश वालों ने वहाँ पर युद्ध शुरू कर दिया और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का यह पहला युद्ध 19 अप्रैल 1775 को शुरू हो गया था, जिसमें उपनिवेश वालों ने अंग्रेजी सेना का डट कर मुकाबला किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के लिए अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति किसे नियुक्त किया गया? तो जब फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ तो उस समय युद्ध की आशंका को देखते हुए वहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। अमेरिकनों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और विद्रोह को कुचलने के लिए जब अंग्रेजी सरकार वहां सेना भेजी, फिर भी उपनिवेश वालों ने डटकर उसका मुकाबला किया। हालांकि इसमें उसे फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड से भी धन, युद्ध और खाद्य सामग्री के रूप में सहायता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? यानी अमेरिकी युद्ध की बात कर रहे हैं हम, इसमें ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, जैसे अमेरिका की तरफ से जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति नियुक्त किया गया था, ठीक उसी तरह से ब्रिटिश सेनापति थे उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में भाग लिया, बट वहाँ पर अमेरिका की विजय हुई क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में जीत गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब आत्मसमर्पण कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 1781 में। जी हाँ, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह लगा कि अब वह अमेरिका से युद्ध नहीं जीत सकते हैं, तो उन्होंने 1781 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1783 में। जी हाँ, 1783 में पेरिस की संधि हुई, यानी कि फ्रांस में, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर संधि हुई। अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को अंग्रेजी सरकार ने मान्यता प्राप्त कर दी और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 13 उपनिवेशों को मिला करके बनाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम से इसका उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था का गठन किस दौरान हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। जी हाँ, सरकार का विरोध करने के लिए अमेरिकनों ने अलग अलग तरह की संस्थाएं बनाई थी, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां। इस विरोध के कारण ही सरकार ने कई सारे चीज़ों पर से टैक्स वहाँ हटाया था। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का लिखित संविधान कब पूर्ण हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1787 ईस्वी में। जी हाँ, युद्ध में अमेरिका की विजय हुई और इंग्लैंड हार गया, जिसके कई सारे कारण थे। एक तो कारण ये था कि इंग्लैंड ने अकेले युद्ध लड़ा था, दूसरा था कि युद्ध क्षेत्र काफ़ी दूर था, दूर होने के कारण मतलब इंग्लैंड से वहाँ तक जा पाना और लड़ पाना बहुत ही हज़ारों मील की दूरी तय करके लड़ना बड़ी मुश्किल हो रही थी। इंग्लैंड में योग्य राजनीतिज्ञों की भी कमी थी, ब्रिटिश शासन भी उस समय कमज़ोर था, उसकी नौसेना भी कमज़ोर थी, उपनिवेशों की शक्ति को उन्होंने गलत आंक लिया था। इस तरह से कई सारे ऐसे रीज़न थे जिसके कारण अमेरिका की जीत हुई, लेकिन इंग्लैंड उसमें हार गया था। तो जब अमेरिका की विजय हुई तो उसके बाद अमेरिका वहाँ पर एक राजतंत्र न स्थापित करके लोकतंत्र की स्थापना करता है। इसीलिए लिखित संविधान उसने अपना, यानी कि संविधान लिखने का कार्य वहाँ पर 1787 ईस्वी में पूर्ण हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1789 में। जी हाँ, 1787 में संविधान लिखा गया और 1789 में इसे लागू किया गया और इस संविधान के द्वारा अमेरिका को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। संविधान में जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत था मॉन्टेस्क्यू का, उसको भी लागू किया गया। महिलाओं को संपत्ति के संबंधित अधिकार तो मिले, लेकिन मताधिकार वहाँ पर नहीं मिला था। मताधिकार संपत्ति के आधार पर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। जी हाँ, पहली बार किसी देश ने अगर लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया पूरे देश ने तो वह था अमेरिका, और पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का ही था। तो इस तरह से विश्व का पहला लिखित संविधान जिस देश ने लागू किया वह देश अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जनतांत्रिक देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी चर्चा हम लोग अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही कर चुके थे कि वहां पर उसने लोकतंत्र की स्थापना की और इस तरह से विश्व का पहला जनतांत्रिक देश बनने का गौरव भी अमेरिका के पास जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड नॉर्थ को बर्खास्त करके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पिट द यंगर, जिसे छोटा पिट के भी नाम से जानते हैं। तो पिट द यंगर को वहां पर उस समय लॉर्ड नॉर्थ को बर्खास्त करके प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके पीछे कई सारे रीजन थे, क्योंकि जो युद्ध हुआ था, युद्ध में इंग्लैंड हार गया था, तो इंग्लैंड पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में भी कई सारे तरह के परिवर्तन किए गए, वहाँ की औपनिवेशिक नीति जो थी उसमें परिवर्तन करना पड़ा। जॉर्ज तृतीय का जो शासन था वह शासन भी समाप्त हो गया। इसी तरह से इसी कड़ी में लॉर्ड नॉर्थ को भी बर्खास्त करके पिट द यंगर को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इस प्रकार से इंग्लैंड में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ जिन्होंने मुक्त व्यापार की नीति दी। मतलब इंग्लैंड में कई तरह के परिवर्तन जो हो रहे थे, जैसा मैंने पहले बात की, औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन हो, चाहे जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन की समाप्ति हो, कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ, प्रधानमंत्री को चेंज किया गया, उसी तरह से वैदेशिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फिर मुक्त व्यापार की नीति लाई गई। लेसेज फेयर का इसको नाम दिया गया और इसके जो प्रतिपादक थे वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड की संसद को इंग्लैंड द्वारा कब स्वतंत्र स्थान प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1782 में। जी हाँ, युद्ध के बाद जब इंग्लैंड में अनेक सुधार हुए, उसी कड़ी में एक सुधार यह भी था कि 1782 में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोलिक आयरिशों को मत देने का अधिकार कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1793 में। जी हाँ, तो इस सुधार की कड़ी में एक सुधार इंग्लैंड ने यह भी किया कि कैथोलिक आयरिशों को भी उन्होंने मत देने का अधिकार दिया। हालांकि 1800 ईस्वी में आयरिश संसद को ब्रिटिश संसद के साथ संबद्ध कर दिया गया। तो इस तरह से अमेरिका पर तो प्रभाव पड़ा ही इसका, लेकिन साथ साथ इंग्लैंड में भी कई तरह के सुधार देखने को मिले। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भारत की इसमें कोई विशेष भूमिका तो नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी फ्रांस ने अपने उपनिवेश भारत में भी स्थापित किए थे। अब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें इंग्लैंड ने जो है, इंग्लैंड तो बहुत ही बुरी तरह हारा था, तो वह फ्रांस का जो सहायता था जो अमेरिका को मिला था उस सहायता को भूल नहीं पाया। इसीलिए फ्रांसीसियों को पराजित करने का, हराने का एक अवसर वह ढूंढ रहा था, मौका उसको खोज रहा था। भारत में उसको यह मौका मिल गया क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसियों के भी उपनिवेश थे। इसीलिए उसने यहाँ पर अपना अधिकार पूरा जमाने के लिए फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष करके उन्हें यहाँ से बेदखल कर दिया। तो इस तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इससे जुड़े हुए सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।